नमस्कार, मैं हूं हुमरा आलम। 2019 किसका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार के लोकसभा चुनाव के दौरान बयानों में तलखी से लेकर तीखापन का ऐसा तड़का जो विरोधियों को तिलमिला देने के लिए मजबूर कर दे, उनके होश उड़ा दे। लेकिन कभी कभी ये बयानबाजियां उल्टा इन नेताओं के ही होश उड़ा देती हैं। जी हां, कुछ ऐसा ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ भी हुआ। उन्हें चौकीदार चोर है वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर खेद जताना पड़ गया। राहुल गांधी ने कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि चुनाव के आवेश में आकर उन्होंने ये बयान दिया था। यही नहीं, राहुल ने यह भी कहा कि आगे से वो पब्लिक में कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे जब तक कि कोर्ट में ऐसी बात रिकॉर्ड में ना कही गई हो। हालांकि राहुल गांधी ने इस दौरान विरोधियों को लपेटते हुए कहा कि उनके शब्दों को विरोधियों ने गलत तरीके से पेश किया। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लीक दस्तावेजों को वैध मानते हुए राफेल डील पर पुनर्विचार याचिका स्वीकार की थी, जिसके बाद राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है चौकीदार चोर है। राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में अवमानना की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि उसने ये कभी भी इस तरह का बयान नहीं दिया। अब ये सवाल कि आखिर राहुल गांधी ने राफेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर पीएम को चौकीदार चोर क्यों कहा? क्या इसके पीछे सियासी माइलेज लेना था या फिर राहुल की जुबान वाकई फिसल गई थी? इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा अपने खास मेहमानों से। चौकीदार चोर बयान मामले में राहुल गांधी ने खेद जताया है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं हमारे पैनल में। आपको बता दें, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेसी नेता चंद्रमोहन शर्मा, साथ ही मौजूद हैं रेणु भाटिया बीजेपी प्रवक्ता, और समाजवादी पार्टी नेता मनोज यादव लखनऊ स्टूडियो से मौजूद हैं, और अश्वनी दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रुख हम करेंगे अश्वनी जी का। अश्वनी जी, इसको कैसे देखते हैं? ऐसा लगता है जैसे अपने ही मुद्दे को सबोटाज कर दिया हो राहुल गांधी ने जल्दबाजी में। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के डॉक्यूमेंट को जो चोरी से आया है वो रिव्यू पिटीशन में पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा, उसकी क्या लीगल ऑथेंटिसिटी है, इस बात को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, उन डॉक्यूमेंट्स को इवन अदरवाइज अगर वो चोरी से आए हैं तब भी हम उनको पढ़ सकते हैं अगर वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है पब्लिक इंटरेस्ट में। क्योंकि प्रशांत भूषण की याचिका थी, अरुण शौरी की याचिका थी, यशवंत सिन्हा जी की याचिका थी। उसके बाद जो राहुल गांधी जी का बयान आया था, रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान आया, तो कांग्रेस के सारे लोगों का बयान, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। नाउ फाइनली सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सेप्टेड दैट वॉचमैन इज अ थीफ। तो इस बात को लेकर के मीनाक्षी लेखी ने कहा, तो जो आज एफिडेविट, आज तक के लिए 10 अप्रैल की याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज जो है आप कंटेम्प्ट पिटीशन में रिप्लाई फाइल करेंगे। आज जो रिप्लाई फाइल हो, उस रिप्लाई में अपोलॉजी वर्ड, माफी कहीं नहीं मांगी। उन्होंने कहा इट इज रिग्रेटफुल, हम रिग्रेट करते हैं कि हमें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ये टेक्निकली बहुत अच्छी तरह से क्लियर करने की जरूरत है कि माफी नहीं मांगी है, चुनावी हीट में हमने ये बात कह दी। आगे से हम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ने के बाद बयान देखेंगे। तो देखिए, सोच दोनों बातों को अगर आप देखें तो माफी भी नहीं मांगी और उस स्टैंड को भी क्लियर कर दे। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारा जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट इलेक्शन को लेकर के था और उसके कॉन्सिक्वेंस में पढ़ा गया, लेकिन लोगों ने क्या किया, सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट को रेफर करके कंटेम्प्ट पिटीशन डाल दी। तो यहां देखिए तो कांग्रेस ने बड़ा ही बैलेंस्ड वे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। बाहर निकलने के बाद जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा नहीं, सब माफी मांग लिए, प्राइमा फेसी गिल्ट है, ये है वो है। लेकिन अगर कायदे से उस एफिडेविट, मैंने वो एफिडेविट पढ़ा भी, उस एफिडेविट को अगर आप देखें तो उस एफिडेविट में ये कहीं नहीं है कि हम अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर कर रहे हैं, क्योंकि कंटेम्प्ट पिटीशन में अनकंडीशनल अपॉलॉजी होती है, तभी कोर्ट उसको मानती है कि आपने कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन नहीं किया है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी सुमन भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। उससे पहले मैं रुक करती हूं रेणु भाटिया का। रेणु, आपने भी देखा कि जिस तरीके से मीनाक्षी लेखी बहुत हमलावर हो गई, उन्होंने कहा यह अवमानना है, और तमाम बीजेपी के लीडर्स, इसमें रविशंकर प्रसाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उसके बाद और एक के बाद एक और बड़े नेता जो हैं ये बात कहते हैं। आप इसको कैसे देख रही हैं आज जो कोर्ट में हुआ? सबसे पहले उसी पे कमेंट चाहेंगे आपसे। हमने 5-6 दिन पहले, 10 दिन पहले इन्हीं विषयों पर बार बार डिबेट्स की हैं, हर चैनल पे इसी शब्द की चर्चा हुई। और आप देखें, राहुल गांधी जी ने कई मंचों से ये बात कही कि ये जो नरेंद्र मोदी है ना, ये हमारे प्रधानमंत्री है ना, ये चोर है। मतलब बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में कहा। फिर उसके बाद जब राफेल के सारी बातें हो रही थी, उनके बीच में कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, मेरे भाई एडवोकेट ने ये बात को एक्सेप्ट किया कि सुरजेवाला जी और उनके बाकी सहयोगियों ने इस बात को कहा कि देखिए अब सुप्रीम, तो अपॉलॉजी उन्होंने जो की है बिल्कुल ठीक। ये कहते हैं कि उन्होंने माफी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैनरफुल तरीके से माफी मांगी गई। और
इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने कई मंचों से इस बात को, प्रधानमंत्री को चोर कहने की बात कही है, इस बात को ये डिनाई नहीं कर सकते, और उन शब्दों को चेंज भी नहीं किया जा सकता जिनको उन्होंने मंचों से बार बार बोला है। हमने एक स्टेटमेंट सुना बीच में, कुछ कांग्रेसी नेता बोल रहे थे कि तो लोग बोल रहे हैं, वो तो सिर्फ चौकीदार बोलते हैं, फिर जनता बोलती है। नहीं आगे नहीं, आप मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हर एक चैनल पे ये बात क्लियर था, मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा हमरा कि कौन से मंच से उन्होंने बोला है। 10 अप्रैल को उन्होंने बिल्कुल खुलकर बोला था, खुलकर बोला था, और कई बार बोला, एक बार नहीं, उन्होंने कई बार बोला। और रूटीन में जब वो बाइट भी देते हैं तो उसमें भी उन्होंने कहा, मैं तो कह रहा हूं कि चौकीदार बन गए हैं पर चौकीदार चोर है, उन्होंने 50 बार बोला। तो बात यहां पर वो आ जाती है कि किस बात पर चोर, क्या उन्होंने साबित किया किसी बात के लिए कि नरेंद्र मोदी चोर हैं, या अपने देश के प्रधानमंत्रियों की इस तरह से बेइज्जती करना और अपमान करना, ये उनकी एक परंपरा है, जैसा वो मनमोहन सिंह जी को किया करते थे। को कहना ये कोई परंपरा आज की नहीं है रेणु जी, आप भी जानती हैं। उनकी परंपरा तो चलती है। क्या बोला गया है बीजेपी के नेताओं की तरफ से? मनमोहन सिंह जी को तो राहुल जी कभी भी सम्मान नहीं करते थे हमरा, उनका तो मुझे ध्यान आता है कि एक दिन पेपर मंच पर ही फाड़ दिया, उस बात को समझने की भी कोशिश नहीं की। तो ये उनकी रिपीट मैनर्स हैं। परंपरा की बात अगर बीजेपी करती है तो बड़ी हास्यास्पद रहती है। परंपरा तो ये भी कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर थे, ना चौकीदार थे ना प्रधान सेवक थे, प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उनको रेनकोट कहा गया था। वो तौहीन थी क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री थे। वो प्रधानमंत्री होके ना चौकीदार थे, ना चाय वाले थे, ना प्रधान सेवक थे। लेकिन प्रधानमंत्री की डेफिनेशन किसने बदल दी? आपने बदल दी। क्यों आपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द कहने के लिए डेफिनेशन पैदा करी? उसके सबसे बड़े गुनाहगार आप ही हैं। अब रही बात ऑब्लाइजेशंस की, देखिए ये हमारे कल्चर में है कांग्रेस के कि अगर कोई चीज ऐसी है और हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कोर्ट का सम्मान करते हुए उसके अंदर उस वर्गिट को लिया कि कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा, इस विषय पे कहा गया और इस चीज के लिए राजनीतिकरण हुआ और मेरी बात को ऐसा कहा गया। तो ये एक सभ्य नागरिक का प्रतीक देते हुए एक सभ्य उन्होंने कहा मेरी ज़बान फिसल गई, मैं खेद का होता उन्होंने दिया। ये ऑब्लाइजेशन जो कांग्रेस के पास है, कहीं बीजेपी के मुझे नेता के पास दिखा दीजिए इस तरह का कोई, किसी तरह का बयान कोई भी नेता ने, बीजेपी ने, अगर कोई बड़े नेता ने किसी के लिए कहा है और उन्होंने बाद में ऐसी कोई बात करी है। ये कल्चर बीजेपी का नहीं है, ये कल्चर कांग्रेस का ही है। हम यही विचारधारा आज देश के अंदर, इसी विचारधारा की लड़ाई हो रही है कि एक विचारधारा वो है जिस विचारधारा के अंदर हमें अपनी बात भी कहनी है और सबको साथ जोड़ के सबका विकास करना है। और एक विचारधारा ये चाहती है कि सिर्फ हम अपनी बात कहें और सबका साथ विकास ना करके किसी एक आदमी, एक मजहब और एक चीज की विकास करें। उसके अंदर उन्होंने 9% अमीरों को अमीर कर दिया और एक कास्ट सिस्टम की वोट के अंदर ध्रुवीकरण पैदा करके राजनीति करी 2014 में। ठीक है, मनोज यादव समाजवादी पार्टी। मनोज यादव जी, सबसे पहले आपका व्यू इसके ऊपर, जो आज कोर्ट में राहुल गांधी ने कहा है कि खेद प्रकट करते हैं, उनसे गलती हुई। मनोज यादव जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो इसको कैसे देखते हैं आप, जो कोर्ट में आज हुआ? राहुल गांधी ने कहा कि मुझसे गलती हो गई या जबान फिसल गई राफेल को लेकर। बिल्कुल, मनोज जी के पास बाद में जाएंगे। पहले अश्वनी जी, आप इसको जरा देखें कि क्या ये मुद्दा अब बिल्कुल डाइल्यूट हो गया है? क्या इसको हम ऐसे देख सकते हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने इतना बड़ा मुद्दा उठाया, बहुत बड़ा मुद्दा राफेल को लेकर बना, लेकिन अब लगता है कि इस पर आगे जब चर्चा होगी तो बात इसी की होगी कि राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दे दिया। नहीं, हुमरा जी, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल की प्राइसिंग को लेकर, एलोकेशन के प्रोसेस को लेकर, जो डील हुई उस डील को लेकर क्या अभी तक कोई डिस्क्रिपेंसी पाई क्या? तो आप देखेंगे तो आज की तारीख में एक भी कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं स्टेटमेंट में दिया हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो एज इट इज अभी सस्टेन कर रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि राफेल प्राइसिंग और प्रोसेस को लेकर कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है। बाद में जो एक बड़े अखबार ने उसको छापा कि नई ऑफिशियल सीक्रेट्स को लेकर कि रेट को बढ़ाया गया, वो मैटर कंसीडरेशन में, बट देयर इज नो ऑर्डर एट ऑल बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो
एज ऑफ नाउ द ऑर्डर विच वाज पास्ड इनिशियली, वो ऑर्डर अभी सस्टेन कर रहा है, उसके मुताबिक राफेल में कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है। अब यह है कि जब रिव्यू पिटीशन की सुनवाई होगी और जो डॉक्यूमेंट्स चोरी से या फोटोकॉपी करके आए हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स की क्या सेंसिटिविटी है, वो जब आएगा, अगर ऐसा लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो जो रिवर्स जजमेंट आएगी उसके मुताबिक कह सकते हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि जब कभी कोर्ट का कोई ऑर्डर होता है उसके पहले हम जंप कर दें, सिर्फ इसलिए पॉलिटिकल हीट में पॉलिटिकल स्लोगन बनाने के लिए। मैंने एक जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, उस जुडिशियरी का नाम लेकर के उसकी इंडिपेंडेंस को स्टेक पर रखते हुए आप कहते हैं आखिर में आज सुप्रीम कोर्ट ने मान ही लिया कि चौकीदार चोर है। बिल्कुल, माने इस बात को कहते हुए आप क्या करते हैं, आप सीधे फिंगर पॉइंट कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। कैसा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो फेयर है, इंपार्शियल है, जिसके सामने वो भी मैटर पेंडिंग। चलिए मनोज यादव को जरा सुन लेते हैं। मनोज यादव जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, राफेल को लेकर जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, राहुल गांधी ने खेद प्रकट किया, जो भी उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, उसको लेकर इसको कैसे देखते हैं आप? समाजवादी पार्टी इसको कैसे देखती है? देखिए उमरा जी, निश्चित तौर पे जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्जन नहीं आ जाता किसी भी विषय पे, उससे पहले किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी इनसे मैं एक सवाल पूछ लूं, अभी देखिएगा साए साए होने लगेंगे। साहब अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो नहीं आया कि राम मंदिर कहां बनना है, लेकिन अभी आस्था का विषय हो जाएगा, हमारे धर्म का विषय है, ईश्वर का विषय है। सुप्रीम कोर्ट वन साइडेड, कोई मतलब नहीं, किसी तरीके की कोई बात नहीं, वहां पे दोहरा मापदंड हो जाएगा। कोई अगर इनको कह दे तो अरे अरे सुप्रीम कोर्ट का भी कोई वर्डिक्ट नहीं आया हुआ, आप कैसे कह सकते हैं? निश्चित तौर पे आपको यही बातें समझनी है, इसी लाइन पे राजनीति इस देश में करनी है कि जब तक हमारी संस्थाओं का कोई वर्डिक्ट नहीं आता तब तक आप कोई पॉलिटिकल वर्जन बनाने की कोशिश ना करें। यही इसी बात की तो लड़ाई है। मनोज यादव जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये परंपरा चली आ रही है कि कोर्ट की अवमानना बहुत नेताओं ने की है। जी उमरा, मैं इंटरप्ट करूंगी। मनोज जी जो बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जब तक कोई वर्जन नहीं आता हमें नहीं कहना चाहिए, ये तो कांग्रेस के लोगों ने इस बात को तो उछाल दिया ना कि देखिए आप सुप्रीम कोर्ट। मनोज यादव जी आऊंगी मैं आपके पास। बीजेपी ने तो नहीं कहा, बीजेपी तो 100% बिलीव करती है कोर्ट पे। लेकिन राम मंदिर को लेकर आप लोगों की तरफ से स्टेटमेंट कई बार आ चुके हैं। राम मंदिर के ऊपर भी हमरा बीजेपी ने हमेशा यही कहा जो कोर्ट का आदेश होगा वो मान्य नहीं होगा। जब भी कोर्ट का जिस तरह का आदेश आएगा, ठाकुर का क्या कहेंगे आप? अभी सपा ने जो क्वेश्चन उठाया इसीलिए उठाया कि एक विषय को आप ऐसे कहते हैं, अगर उसी विषय के अंदर राम मंदिर का विषय भी अगर कोर्ट के अधीन है तो उसके बाद आपके नेता गण इन चीजों को कैसे उठाते? प्रज्ञा ठाकुर ने कैसे उठा दिया इस विषय के अंदर? राहुल ने जो कहा हमारे देश के प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हैं, आपके पार्टी के अध्यक्ष ने कोई कमेंट नहीं दिया। चर्चा कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन राहुल ने एक चीज पे जानना चाहती हूँ चंद्रमोहन जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि उनको ये स्टेटमेंट राहुल गांधी को नहीं कहना चाहिए था जब वो परिपक्वता की बात करते हैं, मेच्योरिटी की बात करते हैं, एज अ पॉलिटिशियन एक पार्टी के अध्यक्ष हैं वो, उनको कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट का जो लाइनें हैं कम से कम उसमें कुछ नहीं करना चाहिए था ऐसा? देखिए कि उन्हें नुकसान पहुंचे या आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचे? आप लोगों ने इतनी मेहनत से कई महीने लगाकर राफेल का एक मुद्दा बनाया था, देखिए और अब उन्हें कोर्ट में जाना पड़ा। जो देश की सच्चाई है वो देश को पता है, और उसके लिए अगर एक आवाज मारी जाए तो देश की जनता आवाज उठा के उसका जवाब दे देती है। तो उसको तो कोई दबाना भी चाहेगा तो वो दबेगी नहीं, वो सच्चाई है वो सामने भी आएगी। और जब सरकारें बदलेंगी, प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा तो वो आवाज ऐसे आएगी कि लोगों के कान फाड़ देगी। उस सच्चाई को रोका नहीं जा सकता। देखिए, मैंने पिछले भी वक्तव्य में इस बात को कहा था, कई बार किसी चीज की कम्युनिकेशन कहने में गलत हो जाती है। अगर उस चीज का कुछ हुआ तो एक सभ्य इंडियन नागरिक के होते हुए नहीं, सुनने में आया है कि कोर्ट के बाद अब वो रायबरेली में उन्होंने वही चीज फिर से की है। जो सच्चाई है ना इस बात के लिए, उस सच्चाई को कैसे छुपा सकते हो आप? जिस सच्चाई को आप छुपा रहे हो वो सच्चाई तो देश की जनमानस 125 करोड़ के जनमानस के मुंह पे चली गई है। वो तो बार बार पूछ रहे हैं कि आपने एचएल से कॉन्ट्रैक्ट क्यों छीना, आपने 30,000 का करोड़ एक ऐसे आदमी को क्यों दे दिया जिसके पास पेज बनाने की एक्सपीरियंस नहीं है, आप एक चलती हुई एचएल जो प्रॉफिट में थी उसको घाटे में कर दिया। और इनके टाइम पे गवर्नमेंट के इतने इंस्टीट्यूट घाटे में चले गए हैं, आज बीएसएनएल को दे दीजिए वो घाटे के अंदर है, आप पेटीएम बढ़ रहा है, एसबीआई घाटे में जा रहा है, और सरकारी जितनी भी यानी कि कांग्रेस अभी भी मानती है कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार है, और इसका न्याय होगा, कोर्ट के थ्रू होगा, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार पर रोक लगी है हमरा। 6 लाख से भी ज्यादा का आंकड़ा
या एग्जैक्ट फिगर जो भी इससे भी ज्यादा की है कि कितने लोगों का बीच में बिचौलियापन खत्म किया जो मृत लोगों के ऊपर कमीशंस खा रहे थे। इस तरह के छोटे छोटे भी अगर काउंट करें ना, ये तो बहुत बड़ी बात को गिन रहे हैं, छोटे छोटे भी काउंट करें तो भी अरबों करोड़ों रुपए ऐसे हैं जिनके ऊपर रोक लगी है। प्रॉब्लम पेटीएम आने से, प्लास्टिक मनी आने से प्रॉब्लम सिर्फ इनको ये हुई है कि इनका वो जो पहले का सिस्टम चल रहा था ना, लेन देन जो बिचौलियापन थी, लेकिन हम यहाँ राफेल की बात कर रहे हैं। किसी में राफेल में जो घोटाला हुआ या राफेल में जो भ्रष्टाचार हुआ, आप जो भी इसको वर्ड देते हैं घोटाला शब्द, क्लियरेंस नहीं, कांग्रेस का ही है यही आरोप है। बिल्कुल, क्लियरेंस तक तो आप पहुंचते नहीं है, केवल किसी और को दिया, क्यों दिया गया उस चीज को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। मनोज यादव जी जल्दी से दिया गया तो तब क्या मनोज यादव जी। हुमरा जी, मैं बीजेपी की प्रवक्ता को याद दिलाना चाहता हूं कि वो बताएं कि जब प्लास्टिक मनी इस इंडिया में आ गया मोदी जी की नोटबंदी के बाद, तो पिछले चुनाव में 340 करोड़ रुपया पकड़ा गया काला धन, और इस चुनाव में 2000 का आंकड़ा तो मेरे ख्याल से 10 दिन पहले ही क्रॉस कर चुका था। तो ये काला धन कहां से आ रहा है? मोदी जी का कैसे प्लास्टिक मनी है, किस तरह का वर्जन है? दूसरी बात मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला खाली हो जाता है, अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई नहीं खाली करता है, वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई मतलब नहीं रहता। आदरणीय नेता जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक है, एक सेकंड सुन लेते हैं ना, आप बीजेपी को सुन लेते हैं। मनोज यादव जी, बिल्कुल देना चाहूंगी, ये कानूनी प्रक्रिया है कि आपने दो सवाल उठाए ना, मुख्यमंत्री की आप बात वेट करिए जवाब का। जो भी मुख्यमंत्री है उनका जो सर्टेन टाइम पीरियड है उसके बाद उनको खाली करना ही करना है। एक पर्टिकुलर उनकी जो उनके कद के मुताबिक या उनकी जो ऑनर करने के लिए अगर कुछ समय वो मांगते हैं तो वो दिया जाता है, ये ऑनर है। लेकिन एज पर लॉ जो समय जितना जिस व्यक्ति का होता है उसके मुताबिक उसको खाली करना है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी को पार्शियलिटी नहीं की और ना किसी को इस नजर से देखा। एमपी में समय नहीं पूरा हुआ क्या? सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले अलाट हैं, उत्तर प्रदेश में खाली हो गए। अब देखिए, क्या ये चीज इस ओर इशारा करती है कि ये चलता आ रहा है अब मानना कोर्ट की, ये कोई नया नहीं है ऐसा? या फिर ये इसलिए अलग है कि पूरा ही जो स्टेटमेंट बदल दिया गया या जो कोर्ट ने कहा वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया, या इसलिए हम इसको बिल्कुल अलग नजर से देख रहे हैं? ये समय समय पर चला आ रहा है। आप देखिए कि जस्टिस लोया के डेथ में बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन कुछ और, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कुछ और, लेकिन लगातार ऐसा चलता रहा नहीं, जैसे कि ये पॉलिटिकल इसको कलर देने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा आप देखिए 2002 के, क्योंकि पॉलिटिकल माइलेज के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल करे। 2002 के गोधरा कांड के बाद एसआईटी ने भी निर्दोष माना, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल मुहर लगा दी, लेकिन फिर भी आज कहते हैं कि मास केयर में रिस्पॉन्सिबल। तो ये तो समय समय पर पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज कोर्ट्स को और इंस्टीट्यूशंस को यूज करती रहती हैं। अब सीबीआई के मामले में देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल मुहर लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, जो टर्मिनेशन है जो उनका ठीक है, हम दूसरा अपॉइंट कर रहे हैं, तमाम प्रोसेस उसके बाद भी मानने के लिए तैयार कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, उनको खराब किया जा रहा है। तो समय समय पर पॉलिटिकल माइलेज के लिए देश की पॉलिटिकल पार्टीज तो लगाती है, लेकिन यह मामला इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मीनाक्षी लेखी को टिकट नहीं मिला है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद एक मामला हाईलाइट हो गया, और दूसरा राफेल के ऊपर रोक लगानी थी कि हर जगह यार चौकीदार चोर है। चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए अंबानी को दे दिया, अंबानी के पास जहाज क्या एक सुई बनाने का भी लाइसेंस नहीं। तो ये जो चल रहा था उस पर रोक लगाने के लिए बड़े ही तरीके से डिप्लोमेटिक वे में सुप्रीम कोर्ट में गया, बोले साहब क्या आपने ये कहा है, ये स्टेटमेंट है, ये न्यूज क्लिपिंग्स हैं, ये न्यूज आर्टिकल्स हैं, ये स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा हम रिग्रेट करते हैं। तो एक बयान पर उस पर रोक लगाई गई। तो हर पॉलिटिकल पार्टी हर इंस्टीट्यूट को अपने हिसाब से चलाते हुए पॉलिटिकल माइलेज लेती है, और इलेक्शन का दौर है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। रेणु, देखिए, मेरे भाई ने बड़ा क्लियर बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट को पूछा गया कि आपने क्या इस तरह से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने रिग्रेट किया कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, यही बात बोल रहे हैं ना आप। तो क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा समझदार एडवोकेट नहीं है जो उनको ये चीज पढ़ के बताता कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये ऐसा कुछ भी नहीं कहा है?
कि कौन चोर है और कौन नहीं है, पूरा क्लेरेशन डिक्लेयर नहीं किया देखिए, है। या तो क्या आज- उनको या तो- नहीं बताया गया था क्या- क्या उनको इस तरह का मशवरा नहीं Advocates दिया की कमी जाता, है, या ये अपने आप में बहुत बड़ी कमी बात है, होगी या कांग्रेस बिल्कुल, में। या क्या इस तरह की समझदारी का कोई भी लेसन क्या राहुल गांधी जी को नहीं वो डिक्टेट करते हैं या समझाते हैं, या उनकी अपनी देखिए, समझ रेणु ऐसी है रेणु जी कि कुछ का- भी बोल देना। एक मिनट भैया, उसके अलावा हुमरा जी आप ये देखें कि उसके अलावा अभी इन्होंने भी क्लियर किया कि उनके राष्ट्र कहा कुछ भी बोल देते हैं, राष्ट्र राहुल गांधी। प्रवक्ता ने भी बोला, मतलब कुछ भी बोल देते हैं, फिर राष्ट्र प्रवक्ता ने और मोहर लगा दी। कांग्रेस के राष्ट्र प्रवक्ता ने अगर मोहर लगाई है तो दैट मींस राहुल गांधी जी ने जो बात बोली उन्होंने बोली ठीक तो है, सेम बात वहीं होगी पर आए ना। चंद्रमोहन जी। देखिए, या तो आज बीजेपी के प्रवक्ता रेणु जी की बात को आप सही कहिए, जो उन्होंने बात बोली कि कांग्रेस के पास वकील नहीं है, या तो आज इनकी इस बात को सही मान लेते हैं और इनके पीछे प्रवक्ताओं की बात जो ये कहते हैं कि कांग्रेस के पास बहुत सारे वकील हैं जो राम मंदिर को रोकते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना पर कहीं इनके समझदारी, चाल- वकील मेरे- तो हजारों आप होंगे, मेरे को पर बोलने दीजिए ना समझदारी। फिर। कहीं ना कहीं इनकी चाल और इनके वक्तव्यों को पकड़ना पड़ेगा कि जहां इनको अपना बेनिफिट मिलता है उस वक्तव्य को कैसे अपने साथ जोड़ लेते हैं। बिल्कुल। अगर राम मंदिर की बात आएगी तो कांग्रेस के पास वकीलों की फौज है, और राफेल जैसे क्वेश्चन के ऊपर जिस सच्चाई के लिए देश की जनता आपको उंगली उठा के पूछ रही है, उसके लिए आप कहोगे कि हमारे पास वकील नहीं है, हम आपके हर बात को मानेंगे, लेकिन हम ये तो कहेंगे देश की जनता को सच्चाई तो बता दीजिए, आखिर उसमें दाल कैसी काली थी, उसके अंदर 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चेक उस आदमी को क्यों दे दिया गया, उस कंपनी को क्यों दे दिया जो 15 सिर्फ हफ्ते पहले बनी थी। ये तो बता दीजिए एचएल में क्या कसूर था जो बनाते हुए आपने छोड़ दीजिए। ये तो बता दीजिए कि आपने जो 36 जहाज लिए वो 125 जहाज के बारे में क्यों छोड़ दिया। ये तो आप मनोज पार्लियामेंट्री यादव जी कमेटी में बहुत बिठा खुश देते कि पूरी- 526 की जगह 1670 का जहाज हमने लिया, देश की जनता और देश के नेताओं को बता देते, शायद आज आपके लिए ये क्वेश्चन ना उठता। सुमन कुमार हमारे इस साथ, चीज को आपने ठीक बातें है, दे देते, सुमन आपने नहीं कुमार दी। हमारे साथ मौजूद हैं। सुमन, ये जानना चाहेंगे आपसे कि 10 अप्रैल को क्या हुआ और उसके बाद आज कोर्ट में क्या हुआ। देखिए 10 अप्रैल को तो सिर्फ रिव्यू पिटीशन का मसला था। उसके बाद फिर कहानी आई जब मीनाक्षी लेखी ने एक पीआर डाली और उसमें खासकर जब उस जजमेंट की उन्होंने चर्चा की, खासकर राहुल गांधी की उस जजमेंट की चर्चा की और राहुल गांधी की उस स्टेटमेंट की उन्होंने चर्चा की, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री जो है, चौकीदार जो है वो चोर है। वही स्टेटमेंट एक था, उसी पे ऑब्जेक्शन थी। और आज जो पूरी हियरिंग रही उसमें आपको बताऊं कि सिर्फ एक हलफनामा उन्होंने दी राहुल गांधी के और उनके जो टीम के जरिए एक हलफनामा दी गई, जिसमें उन्होंने रिग्रेट शब्द का इस्तेमाल किया कि हमें खेद है। उस शब्द को लेकर विपक्ष ने एक बड़ा मसला बनाया है। उस शब्द से अगर कहीं कोर्ट की मर्यादा को कहीं क्षति पहुंची है तो उस शब्द को लेकर हमें खेद है। और बस सिर्फ यही कहानी खत्म हो गई। उसके बाद फिर से इस मसले को लेकर अभी और हियरिंग होनी है। और हियरिंग क्या हुमड़ा, इस तरह की चीजें अक्सर हमें देखने को सुप्रीम कोर्ट में मिल ही जाती है। इससे पहले भी दर्जनों इस तरह के केसेस हैं। मुलायम सिंह का आपको याद ही होगा। उसके अलावा भी और भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता रहे जिनके खिलाफ इस तरह के अवमानना से लेकर इस तरह के स्टेटमेंट को लेकर जो, और अभी कंटिन्यूटी में देखते हैं जिसमें कि खासकर यूपी के सीएम जिन्हें कि 72 घंटा के लिए उनका पूरा स्टेटमेंट या पूरे कार्यक्रम को स्टॉप करना रोकना पड़ा। उसके पीछे भी यही सारी चीजें थी कि आप बेवजह की बयानबाजी करते हैं। तो यहां राहुल गांधी ने जब जिस शब्द का इस्तेमाल किया, उस शब्द को लेकर ऐतराज सुप्रीम कोर्ट को रही और उस शब्द को लेकर इन्होंने रिग्रेट शो किया है। तो आगे आने वाले दिनों में हुमरा इसमें बहुत कुछ होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। अगर लेकिन एक सवाल यहाँ से खड़ा होता है सुमन, जो हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि राजनीति सबसे पहले है शायद, बाद में आप ये नहीं देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो रही है, आप ये नहीं देख रहे हैं कि आचार संहिता लागू है, चुनाव आयोग कुछ है यहाँ पर, मतलब इन सबको धता बता दिया है शायद नेताओं ने। किसी भी तरह से किसी चीज को मुद्दा बनाना, चाहे उससे डैमेज कंट्री का कितना बड़ा भी हो जाए, ये आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टीज का फैशन बन गया है। वो फैशनेबल वे में जो देश के इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी एलिगेशन लगाएंगे, उसके क्या रिपरकशंस होंगे, उसके आगे आने वाले दिनों में क्या उसकी स्थिति होगी, किस तरह से डैमेज होगा, ये कोई देखने की कोशिश नहीं कर रहा है। यानी एक छोटा सा एलिगेशन लगा तो वो कंक्लूजन पहले पहुंच जाते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें मीडिया ट्रायल का भी बहुत बड़ा हाथ है कि किसी भी चीज से पहले वो मीडिया ट्रायल हो जाते हैं और जजमेंट हम दे देते हैं। तो जो पब्लिक को प्रेजुडिस करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, वो इतने बड़े डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए ठीक नहीं है। बाद में बहुत घातक है। मैं समझ रहा हूं किसी भी जो फिर आप लोकतंत्र की बात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया समय समय पर जो उनको लगा रहेगा 2 दिन 3 दिन इलेक्शन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, इससे हो क्या रहा है कि कंट्री का सिस्टम खराब हो रहा है। और इसमें मैं बता दूं,
कोर्ट्स का हाथ नहीं है, वो सिर्फ अगर 90% हाथ मीडिया का है तो 10% हाथ नेताओं का है, क्योंकि छोटी सी तिल का ताड़ बनाना और तुरंत पहुंच गए। ये सिस्टम जब तक नहीं रुकेगा, अब इसी मामले में आप देखिए कि कितना बड़ा स्टेटमेंट है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि चौकीदार चोर है। यानी आप क्या कह रहे हैं, आप यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को यह मान लिया कि राफेल डील में घपला हुआ है और इसलिए वो गिल्टी हैं। माने यह मैसेज देने का सुप्रीम कोर्ट की नहीं, हमने नहीं किया, तो उसका प्रसारण भी छोटे से शब्दों में हो जाएगा। और जब माफी मांगने की बात है, पॉलिटिकल नेताओं का स्टेचर इतना बड़ा हो जाता है कि उसके पहले हमारे इंस्टीट्यूशंस छोटे पड़ जाते हैं और एक लाइन में वो दे देते हैं। क्योंकि अगर राहुल गांधी जी ने गलती की, और मैं तो स्वयं टीवी पर बैठा हुआ था, मध्य प्रदेश के उनके प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी, इसी टीवी के माध्यम से उन्होंने कहा यहीं पर कि चौकीदार चोर है, यह मान लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। यानी इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया। और जब तक कि राहुल गांधी जी के बयान के बाद सुरजेवाला जी ने और तमाम जितने पैनलिस्ट हैं सबने वो बात कही, तो यानी ये बात जो है वो ठीक नहीं है। पॉलिटिकल माइलेज के लिए कंट्री को डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल भी ठीक तो नहीं आरोप है। कम से कम लगेगा पार्टी पर कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की गई है इस पर। देखिए, सच्चाई के लिए पॉलिटिकल देखिए, माइलेज स्टेट किस चीज की लेने की जरूरत पड़ी, किस तरह की सच्चाई? देखिए, जब आपने पूरा एक बात आई, उसके अंदर वक्तव्य चेंज हो गया। वक्तव्य के लिए राहुल जी ने इस चीज को क्लियर कर दिया, लेकिन जो सच्चाई है वो तो देश की जनता के सामने जाएगी, वो पहुंची भी है और विपक्ष होने के नाते वो पूछी भी जाएगी। अगर सत्ता के अंदर सरकार केंद्रित है और सत्ता पक्ष ये मानते हैं कि हमारे से कोई गलती नहीं और हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उन्होंने क्यों नहीं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठा के इस चीज का निवारण कर दिया होता? अगर आज से पहले करा होता तो इस विषय की चर्चा ही नहीं हुआ होती। क्यों उन्होंने क्यों एक हिंदू अखबार के वर्जिट के अंदर जिस बिचौले की बात करते हैं उसके अंदर उसी पीएमओ का नाम कैसे आ गया? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ होता है तभी घटता है, और घटता है उसका जवाब देना पड़ता है। अच्छे जा रहे थे, आप लोग अच्छी तरह से आरोप लगा रहे थे, जैसे कि राजनीति में आप लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन आप कोर्ट को तो रहने दें, मतलब कोर्ट को बख्श दें। जो कोर्ट कह रहा है कम से कम उस पर सोच विचार करना चाहिए। और इसीलिए शायद रेणु जी का सवाल था कि क्या आपके यहाँ वकीलों की कमी है कि कोई उनको ये नहीं बता पाया कि कोर्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, एग्जैक्ट वर्ड क्या है। आप एक वर्ड को भी वहां से हिला नहीं सकते, और उन्होंने पूरा मतलब बदल दिया। राजनीतिक विश्लेषण के अंदर कोई भी बात कहीं भी बदली जा सकती है, इसीलिए राहुल जी ने इस चीज का कोर्ट के अंदर जाके इस चीज को क्लियर करा। लेकिन क्वेश्चन ये चीज नहीं है कि बीजेपी इससे बच पाएगी। बीजेपी ये सोचे कि जो चीज हो रही है वो सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आएगी, या उसके लिए विपक्ष उसको बोलना बंद कर देगा। उसकी सच्चाई सरकार को देनी पड़ेगी। वो क्वेश्चन आज भी खड़ा और खड़ा रहेगा, उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा इनको। ठीक है रेणु जी। मोदी जी एक एक बात को ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से जवाब देने के लिए खड़े हैं। और राफेल का जहां तक मामला है, बहुत सारी चीजें निर्मला सीतारमण जी ने उसी दिन क्लियर कर दी थी जिस दिन इन्होंने ये माइलेज लेने की कोशिश की और मुद्दा उठाया। अभी मेरे भाई ने बोला कि पॉलिटिकल माइलेज चुनाव के दिनों में तो होगी, लेकिन ये बच नहीं पाएंगे। इन्होंने क्लियर अपने वर्ड्स में कर दिया। इसका मतलब पॉलिटिकल माइलेज इस तरह की चीज के लिए लेंगे जिसमें आप कोर्ट को भी घसीटेंगे, गलत, जो कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। मतलब कहीं तो किसी चीज को तो छोड़ देना चाहिए। पॉलिटिकल माइलेज अगर आपको चाहिए तो 10 वर्ष आपको मिले थे, 10 वर्ष राज्य करने के लिए मिले। कोई ऐसा मनोज काम यादव करते जी, जिसकी आप जल्दी पॉलिटिकल से बोलिए, माइलेज आज आप लेते। फिर मैं चर्चा के दूसरे हिस्से में जाऊंगी। जी मनोज यादव जी। जी अभी आप बीजेपी को सुन रहे थे। मैं बीजेपी के हमारी जो रेणु जी हैं, ये थोड़ा सा मुझे ध्यान आकर्षित करके बताएं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि लगातार 1992 से जब से सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का नेताजी ने पालन किया, और नेताजी के खिलाफ इस देश में कहीं भी 302 का मुकदमा नहीं दर्ज है, लेकिन उनको हत्यारा कहते कहते बीजेपी आरएसएस के लोग थके नहीं। अगर वो हत्यारे थे तो उनके ऊपर केस होना चाहिए था, उनको सजा होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। बीजेपी ने पॉलिटिकल माइलेज लिया और उनको हत्यारा साबित कराया। तो इस तरह की बात, समाज में बदनाम किया उनको। आज चौकीदार को चोर कहना पड़ रहा है तो बहुत बुरा लग रहा है आपको। सोचिए आप पॉलिटिकल माइलेज किस तरीके का लेते हैं कि जो संविधान की रक्षा करते हैं उनको आप हत्यारा बता देते हो। तो मनोज जी, ये सिलसिला शायद चलता रहेगा कि एक दूसरे पर आरोप लगते रहेंगे कि भाई उन्होंने ऐसा कर दिया तो हम भी ऐसा करेंगे। देखिए मनोज यादव जी बड़ा उसमें, मनोज यादव जी अगर कहें तो इनके समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उन्होंने रेप जैसे केस पर उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। जब सीजेआई के खिलाफ भी इस तरह के एलिगेशंस लग गए, और उसके अलावा मनोज भाई और रही बात उसकी, तो आज भी मैं बताऊं,
थे राम भक्तों मैं के आपको ऊपर फिर गोलियां। आप पत्रकार हैं, आपके आप जान लीजिए। मनोज जी इस देश मेरा के तमाम बड़े बड़े-बड़े आदर के साथ आप पेपरों मेरी में वो बात खबर छपी सुने। है। आप नि- उसका माइनस ले रहे हैं। सैकड़ों लिविंग राम रिलेशन के भक्तों केस के में वक्तव्य ऊपर है। गोलियां मुलायम सिंह यादव ने चलवाई, सैकड़ों घरों को अनाथ किया, वो आपके मुख्यमंत्रित्व काल में। और उसके अलावा आप देखिए अमिताभ ठाकुर जैसे ईमानदार ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को किस तरीके से पॉलिटिकली डिस्टर्ब कर दिया। और आपकी पार्टी के अरे नेता तो अश्विनी दुबे जी, किसी आप क्या कह महिला रहे हैं? नेता आप के भी वही बीजेपी अंडरगारमेंट की का भाषा कलर बोल देखते हैं मनोज भाई। आप क्या ये- कह रहे हैं ये एक मिनट, बताइए, यहाँ पे- आपका यहाँ एक पे ये चर्चा में नहीं वर्जन क्या आएगा, है? चर्चा में नहीं आएगा। क्या सैकड़ों- मनोज क्या यादव जी, सैकड़ों हाँ, तो जल्दी से कौन बोलिए। संवैधानिक काम करने गए थे? जो सूट करे वो अच्छा है, जो ना सूट करे वो आपके मन का नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था? बताइए ना। राजनीतिक विश्लेषक बने बैठे टीवी पे, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश था? अब कहीं और चले गए हम disproportionate- यहाँ पर, लेकिन बात राम मंदिर को बदल दी लेके इन्होंने, बात ही बीजेपी ने भी बदल दी। राजनीति की है और हर पार्टी ने राजनीति की है राम मंदिर को लेकर, और बार बार कोर्ट की अवमानना भी इसको लेकर हुई है। लेकिन हमारा मुद्दा यह था कि चौकीदार चोर पर आज राहुल गांधी ने कोर्ट में खेद जताया है। उन्होंने कहा कि वो रिग्रेट फील करते हैं कि उन्होंने ये बात कह दी, उनकी जबान फिसल गई। और यही चर्चा हम करने की कोशिश कर रहे थे कि कम से कम कोर्ट या चुनाव आयोग, इन तमाम जो संस्थान हमारे हैं, उनको बख्श देना चाहिए राजनीति से अलग हटकर, क्योंकि राजनीति अब जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से चुनाव प्रचार जो है वो लगातार तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कम से कम कोर्ट को मिक्स ना करें, अपनी राजनीति करें तो ज्यादा अच्छा होगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। सुमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।